दोस्तों, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और निवेशकों के बीच आजकल सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा है, क्रैश क्रैश क्रैश। कोई कह रहा है कि 2026-27 तक बुलबुला फूट जाएगा, कोई कह रहा है कि अभी तो असली तेजी आनी बाकी है। लेकिन आखिर सच कौन बोल रहा है? अगर आज आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई लगाकर घर खरीदते हैं तो क्या अगले 5 साल में आपका पैसा दोगुना होगा, या फिर आप ऐसी प्रॉपर्टी में फंस जाएंगे जिसे बेचने वाला भी नहीं मिलेगा? क्या आज का रियल एस्टेट 2013-14 वाली गलती दोहरा है? क्या फिर वही कहानी बनने जा रही है जब हजारों लोगों के फ्लैट सालों तक अधूरे पड़े रहे? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए या बिल्कुल दूर रहना चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई अफवाह, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात या किसी बिल्डर का प्रमोशनल नैरेटिव नहीं बताऊंगा। मैं आपको पिछले 6 साल का ट्रेंड समझाऊंगा, 2019 से 2025 तक का डेटा, लॉन्च, सेल्स, इन्वेंट्री, प्राइस, ओवरहैंग, अफोर्डेबिलिटी और डिमांड। और फिर आपको बताऊंगा कि भारत का रियल एस्टेट अभी किस स्टेज पर खड़ा है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो दोस्तों यकीन मानिए 95% लोगों से ज्यादा समझ आपको रियल एस्टेट की हो जाएगी। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी कैटेगरी के बारे में भी बताऊंगा जिस पर आज बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगले 3 से 4 साल में वही सबसे बड़ा मौका बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट साइकिल में चलता है, लेकिन मेरी राय थोड़ी अलग है। पूरा रियल एस्टेट एक साथ साइकिल में नहीं चलता। अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। लग्जरी हाउसिंग का साइकिल अलग होता है, अफोर्डेबल हाउसिंग का अलग, कमर्शियल ऑफिस का अलग, वेयर हाउस का अलग। लेकिन अगर पूरे मार्केट को मोटे तौर पर देखें तो 4 स्टेज दिखाई देती है। पहली होती है रिकवरी, जब लंबे समय की सुस्ती के बाद लोग धीरे धीरे खरीदना शुरू करते हैं। कीमतें बहुत नहीं बढ़ती लेकिन सेल्स बढ़ने लगती। कोविड के बाद यही हुआ। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने महसूस किया कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि सुरक्षा है। बड़े घरों की मांग बढ़ी, होम लोन की ब्याज दरें कम थी, सरकार ने भी कई राहत दी। परिणाम यह हुआ कि 2020 के आखिर से 2022 तक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। इसके बाद आता है बूम फेज। यहीं से असली तेजी शुरू होती है। पहले एंड यूजर खरीदता है, फिर इन्वेस्टर आता है, फिर फ्लिपर आता है और फिर शुरू होता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। पड़ोसी ने 80 लाख का फ्लैट खरीदा और 2 साल में उसकी कीमत 1.5 करोड़ होगी। बस यही कहानी सुनकर हजारों लोग बिना रिसर्च के खरीदने लगते हैं। बिल्डर लॉन्च करता है और शाम तक सोल्ड आउट का बोर्ड लगा देता है। चैनल पार्टनर फोन कर कहते हैं कि अगर अभी टोकन नहीं दिया तो मौका निकल जाएगा। यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा गलत फैसले लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद शुरू होता है तीसरा फेज, ओवर सप्लाई। ध्यान रखिए, ओवर सप्लाई का मतलब सिर्फ ज्यादा फ्लैट बन जाना नहीं होता। ओवर सप्लाई 2 तरह की होती है। पहली फिजिकल, यानी फ्लैट जरूरत से ज्यादा बन गए। दूसरी होता है अफोर्डेबिलिटी ओवर सप्लाई, यानी खरीदने वाले हैं लेकिन कीमतें इतनी बढ़ गई है कि ईएमआई उनकी इनकम से बाहर चलेंगी। यही आज भारत के कई माइक्रो मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब आइए डेटा पर आते हैं। दोस्तों, 2019 में भारत के बड़े शहरों में सेल्स लॉन्च से ज्यादा थी। मुंबई के क्वार्टर 2019 के दौरान लगभग 15,800 यूनिट्स बिकी, जबकि लॉन्च करीब 13,200 यूनिट से। यही ट्रेंड हैदराबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम और नोएडा के कई हिस्सों में देखने को मिला। यानी बाजार पहले पुरानी इन्वेंट्री खा रहा था, फिर कोविड आया। 2020 की दूसरी तिमाही में बिक्री गिर गई, लेकिन जैसी अर्थव्यवस्था खुली, मांग वापस लौटी। 2021 और 2022 में तो रिकॉर्ड सेल्स देखने को मिली। कम ब्याज दरें, वर्क फ्रॉम होम, बड़ी कंपनियों की भर्ती, लोगों की बढ़ी हुई बचत, सबने मिलकर रियल एस्टेट को नई जान दे दी। लेकिन असली कहानी 2023 में शुरू होती। 2023 में सेल्स बहुत मजबूत थी, लेकिन उसी समय बिल्डरों ने बड़े पैमाने पर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दिए। कई शहरों में लॉन्च पहली बार सेल्स के बराबर या उससे ज्यादा होने लगे। यहीं से खतरे की पहली घंटी बजनी शुरू हुई थी। 2024 में तस्वीर और साफ हुई। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉप शहरों में बिक्री की गति धीमी हुई, लेकिन कीमतें बढ़ती रही। यानी यूनिट कम बिके लेकिन महंगे बिके। यही वो संकेत होता है जब मार्केट का वॉल्यूम कमजोर होने लगता है, लेकिन प्राइस अभी ऊपर दिखते हैं। 2025 में कई बड़े रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स में टियर 1 शहरों की हाउसिंग सेल्स में साल दर साल गिरावट दर्ज की गई, जबकि लॉन्च ऊंचे स्तर पर बने रहे। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर सेल्स धीमी हो रही है और लॉन्च बढ़ रहे हैं तो क्या बुलबुला बन रहा है? इसका जवाब समझने के लिए हमें इन्वेंट्री ओवरहैंग समझना होगा। इन्वेंट्री ओवरहैंग का मतलब होता है कि अगर आज
से कोई नया फ्लैट बनना बंद हो जाए तो बाजार में मौजूद सभी फ्लैट बिकने में कितने महीने लेंगे। 2019 में दिल्ली एनसीआर का इन्वेंट्री ओवरहैंग लगभग 88 महीने तक पहुंच गया था, यानी 7.5 साल। पूरे भारत में ये करीब 40 महीने था, लेकिन आज कई बड़े बाजारों में घटकर लगभग 16 से 22 महीने के बीच आ चुका है। गुरुग्राम जैसे बाजार जहां कभी 70 महीने से ज्यादा का ओवरहैंग था, वहां ये काफी कम हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तैयार और अच्छी क्वालिटी वाले घरों की भारी भरकम ओवर सप्लाई अभी नहीं है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन लग्जरी प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी असली जोखिम वहीं बन रहा है। दोस्तों, मेरी राय में भारत का रियल एस्टेट अभी शुरुआती ओवर सप्लाई फेज में एंटर कर चुका है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आंख बंद करके खरीदने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कीमतें इतनी तेजी से बढ़ चुकी है कि आम आदमी की सैलरी उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी शहर में 3 साल पहले एक फ्लैट 1.5 करोड़ का था और आज वही 2.5 करोड़ का हो गया, लेकिन खरीदार की इनकम सिर्फ 20 या 25% बढ़ी, तो ईएमआई का पूरा गणित बदल जाता है। यही वजह है कि आज बाजार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ कीमत नहीं बल्कि अफोर्डेबिलिटी है। दोस्तों, एक और बात समझिए, अगले 4 से 5 साल में देश भर में लाखों अंडर कंस्ट्रक्शन लग्जरी अपार्टमेंट्स की डिलीवरी होती है। इनमें से बड़ी संख्या इन्वेस्टर्स और फ्लिपर्स ने खरीदी थी, इस उम्मीद में कि पोजीशन से पहले बेच देंगे, लेकिन अगर उन्हें खरीदार नहीं मिला तो वही यूनिट डिस्काउंट का रीसेल मार्केट में आएगा। अब बिल्डर को भी मुकाबला करना पड़ेगा और इन्वेस्टर को भी, इसलिए आने वाले समय में रीसेल मार्केट पर दबाव बढ़ सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि कीमतें कल से गिर जाएंगी? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। रियल एस्टेट शेयर बाजार नहीं है जहां एक दिन में 20% गिरावट आ जाए। यहां बदलाव धीरे धीरे होता है। पहले सेल्स धीमी होती है, फिर पेमेंट प्लान आकर्षक होते हैं, फिर ऑफर्स आते हैं, फिर डिस्काउंट शुरू होते हैं और उसके बाद कहीं जाकर कीमतों पर असर दिखता है। इसलिए अगर आप एंड यूजर हैं और आपको रहने के लिए घर चाहिए, अच्छी लोकेशन है, क्रेडिबल बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन की स्पीड अच्छी है, फाइनेंशियली स्थिति मजबूत है और आपको सही डील मिल रही है, तो सिर्फ क्रैश का इंतजार करके फैसला मत करें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और सिर्फ अगले 1-2 साल में पैसा दोगुना होने की उम्मीद से लग्जरी फ्लैट खरीद रहे हैं, तो बहुत सावधानी रखें। आज सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदना काफी नहीं, आपको सही लोकेशन, सही बिल्डर, सही साइज, सही प्रोडक्ट, सही एंट्री प्राइस और सही एग्जिट स्ट्रेटेजी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज लगभग हर बिल्डर बड़े बड़े लग्जरी फ्लैट्स बना रहा है, लेकिन भारत की असली जरूरत क्या है? दोस्तों, मेरी राय में आने वाले समय का सबसे बड़ा अवसर छोटे साइज के प्रीमियम लेकिन अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स है, क्योंकि नौकरी बढ़ रही है, परिवार छोटे हो रहे हैं, मेट्रो और एक्सप्रेसवे शहरों को जोड़ रहे हैं, लेकिन 4-5 करोड़ का फ्लैट हर कोई नहीं खरीद सकता। यही कारण है कि छोटे टिकट साइज वाले अच्छे प्रोजेक्ट फ्यूचर में ज्यादा स्थिर मांग देख सकते हैं। दूसरी तरफ कमर्शियल ऑफिस स्पेस पर भी नजर रखें। पिछले कुछ सालों में भारत में ग्रेड ए ऑफिस लीजिंग लगातार बढ़ी, ऑफिस स्पेस की मांग मजबूत है और कई बाजारों में सप्लाई अभी भी लिमिटेड है। इसका असर किराए और आसपास के रेजिडेंशियल बाजार पर भी पड़ता है। लेकिन फिर भी वही सवाल, क्या उन ऑफिसों में काम करने वाले लोग उसी इलाके में 3 या 4 करोड़ का घर खरीद पाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो मांग धीरे धीरे दूसरे सेगमेंट और दूसरे शहरों की तरफ शिफ्ट हो रही। यही कारण है कि मैं आज भी कहता हूं कि पूरे भारत के रियल एस्टेट को एक नजर से मत देखिए। हर शहर अलग है, हर माइक्रो मार्केट अलग है, हर प्रोडक्ट अलग है। इसलिए किसी यूट्यूबर, ब्रोकर, बिल्डर या सोशल मीडिया पोस्ट की बात पर आंख बंद करके फैसला मत कीजिए। डेटा पढ़िए, इन्वेंट्री देखिए, अफोर्डेबिलिटी समझिए और सबसे जरूरी अपनी जरूरत को पहचानिए। मेरी बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट यही राय है कि भारत का रियल एस्टेट खत्म नहीं हो रहा, लेकिन बदल जरूर रहा है। पैसा आगे भी बनेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों का जो भीड़ के पीछे नहीं बल्कि डेटा के पीछे चलेंगे। आने वाले 3 से 5 साल उन लोगों के लिए सबसे बड़े अवसर होंगे जो धैर्य रखेंगे, रिसर्च करेंगे और सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करेंगे। इसलिए फैसला डर के आधार पर मत लीजिए, डेटा के आधार पर लीजिए। यही स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान होती है। तो दोस्तों, भारत के रियल एस्टेट बाजार को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में ये धीरे धीरे क्रैश की तरफ बढ़ रहा है, या फिर एक करेक्शन आने वाला है, या ये सिर्फ अफवाहें भर है? अपनी राय, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो तमाम लोगों से शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी मेहनत की कमाई को गंवाने से बच सकें। और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।